नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ की, कुछ ऐसे आइडियाज़ की, जिनके ज़रिए आप इस वॉलेटाइल मार्केट्स में मल्टी बैगर स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि जो FY24 है, ये कैसे रहने वाला है इंडियन मार्केट्स के लिए। और यही सब डिस्कस करने के लिए फटाफट से अपने जो मेहमान हैं, वो इस शो में हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मिस्टर जसप्रीत सिंह अरोड़ा, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं रिसर्च एंड रैंकिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर टेकिंग द टाइम आउट अगेन एंड आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ इस खास एपिसोड में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि देखिए FY24 की अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2023 तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो या फिर जो रेट हाइक्स हुए हैं एफआईआईज़ की तरफ से, कंटिन्यूस जो आउटफ्लो हमने जाते हुए देखे हैं, कहीं न कहीं इसका जो इम्पैक्ट है हमें इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिला है। पर क्योंकि अब वित्तीय वर्ष 2024 की बात कर रहे हैं, कौन से वो ऐसे चैलेंजेस हैं आप जो आपको लगता है मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं इस साल, इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में? और आपका जो मार्केट आउटलुक है, वो क्या है अगर हम वित्तीय वर्ष 2024 की बात करें तो? सो IMF ने अभी जो फोरकास्ट किया है इंडिया का जीडीपी वो लगभग लगभग 6% है 2023 के लिए कैलेंडर ईयर। और वही अगर चाइना और यूएस का देखें तो चाइना का लगभग 5% है और यूएस का 1.5% के आसपास। तो ये तो अच्छी बात हो गई। आपने सवाल पूछा चैलेंज क्या था, तो चैलेंज रिसेंटली जो इन्फ्लेशन बढ़ा है और कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर गए थे, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट का इजाफा किया था आरबीआई और फेड ने, उसका इम्पैक्ट काफी सेक्टर्स पे और ग्रोथ भी काफी कम हो रही है कुछ एरियाज में। तो ये एक्सपोर्ट फेसिंग जो सेक्टर्स हैं उस पे जरूर एक चैलेंज बना हुआ है। हमें रिसेंटली आईटी रिजल्ट्स में भी वो देखा। तो मेरे ख्याल से कुछ नियर टर्म अगले 2-3 क्वार्टर तक ये एक चैलेंज बना रह सकता है। तो इंटरेस्ट रेट्स और स्लो डाउन की वजह से जो थोड़ा ओवरऑल जो जो ग्रोथ के जो कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं, वो एक डेफिनेटली चैलेंज है आज के दिन। ओके, एब्सोल्युटली। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी मिस्टर अरोड़ा, जो आपसे आई थिंक आपके काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में भी ये रहता है ये सवाल कि इस वॉलेटाइल मार्केट में मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए जाएँ? तो कौन सी वो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इन्वेस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए और कोई ऐसे रूल्स जो आप फॉलो करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए टू सेलेक्ट ऑल दीज़ मल्टी बैगर स्टॉक्स? जरूर। तो मल्टी बैगर जैसे कि उसकी 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 नाम में ही है कि ओवर अ पीरियड क्या वो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट दे सकता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें अर्निंग्स ग्रोथ का पोटेंशियल ढूंढना। सो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हम उसमें हमारे जो भी स्टॉक्स हैं जो हम इस बकेट में डालते हैं, उसमें हम इंश्योर करते हैं कि उसमें 25-30% का अर्निंग्स ग्रोथ कैगर ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years का पोटेंशियल हो। बाकी सारी चीजें हैं कि मैनेजमेंट चेंज हो गया या कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो गई या सडनली वो सेक्टर मोमेंटम में आ गया, वो सारी चीजें अगर हो जाती हैं और पॉजिटिवली हो जाती हैं तो वो इंडिविजुअल की लक है या किस्मत है। और वो ओवरऑल टेलविंड को ओवरऑल बढ़ाता है। हमें ध्यान में रखना है कि एक स्टॉक जो 3 साल में डबल होता है वो 10x इन 10 years होता है। तो बड़ा पैसा तभी बनता है अगर कोई अगर इन्वेस्टर पेशेंस दिखाता है। और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ रखने की कि कन्विक्शन लेवल के हिसाब से एक्सपोजर इन्वेस्टर रख सकते हैं, चाहे वो 2% हो, 3% हो, 4% हो, 5% हो। तो डेफिनेटली वो डिपेंडिंग ऑन कन्विक्शन लेवल एक रेंज में रखना चाहिए। एंड लास्टली मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो में भले ही वो मल्टी बैगर पोर्टफोलियो क्यों ना हो, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि सारे स्टॉक्स आपके सितारे बन के उभरेंगे। ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में डजंट वर्क लाइक दैट। हम सबको पता है कि किसी भी क्रिकेट टीम में भी आप देखेंगे तो बहुत ही सिलेक्ट प्लेयर्स हैं जिनका करियर 20-25 सालों तक चलता है एंड उनका एवरेज भी अक्रॉस फॉरवर्ड बहुत अच्छा रहता है। तो सिमिलरली मल्टी बैगर सिलेक्टेड स्टॉक्स होंगे, कौन से होंगे वो ओवर अ पीरियड ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस ओवरऑल जी। बिल्कुल, पेशेंस तो आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप दलाल स्ट्रीट के खिलाड़ी हैं तो।
और चलिए ये तो बात हो गई मल्टी बैगर स्टॉक्स की। अब कुछ बात उन स्टॉक्स की करते हैं जो अभी फ़िलहाल अच्छे डिस्काउंट पर मौजूद हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि जो हमने रीसेंट करेक्शन देखी है उसकी वजह से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिला है और वो अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाए और आप क्या वो स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं जब आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जो अच्छे डिस्काउंट पर मौजूद है? डेफिनेटली। सो डिस्काउंट पे अवेलेबल है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ओवरऑल फ्रेमवर्क लार्जली वही रहता है, विच इज की स्टिक टू द कोर, स्टिक टू द फंडामेंटल्स एंड पोटेंशियल अर्निंग्स ग्रोथ, उसकी जांचने का प्रयत्न कंटिन्यूस एक रहता है। सो ये डेफिनेटली एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, चाहे स्टॉक डिस्काउंट पे हो या ज्यादा डिस्काउंट या कम डिस्काउंट पे। सो ये कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल बाकी चीजों पे हमारा जो महत्व या फोकस रहता है कि सेक्टोरली डाइवर्सिफाई रहे, मार्केट कैप के हिसाब से डाइवर्सिफाई रखें, रिस्क के हिसाब से डाइवर्सिफाई रखें, और मे बी 4-5-6-7% का एक्सपोजर पर स्टॉक पे रखना मे बी ऑप्टिमम अकॉर्डिंग टू अस एट रिसर्च एंड रैंकिंग। लास्टली मैं यही बोलूंगा, कुछ स्टॉक्स पे कोशिश करके हैव अ क्लियर माइंडसेट कि हम इस पे 1 ईयर व्यू ले रहे हैं, कि 3 साल का व्यू ले रहे हैं, कि 5 साल का व्यू ले रहे हैं। उससे क्या होगा कि कल को कहीं मार्केट में डीप करेक्शन आता है या एक सो कॉल्ड पैनिक होता है जो बीच में, लेट्स से भी एग्जांपल, लेट्स से भी रिसेंटली आईटी सेक्टर में देखने को मिला, तो हमें क्लियरली पता है कि ये मेरा अगर 5 ईयर का व्यू है तो करेक्शन आता भी है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम विलिंग टू वेट एंड उस टर्बुलेंट पीरियड को मैं फेस करने के लिए रेडी। हाउएवर अगर मैंने 1 ईयर का ही व्यू लिया था तो ऑब्वियसली वन कैन, वहां पे हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर चूज कर सकता है कि उस पर थोड़ा सा सेलिंग करके ही के मूव आउट हो। तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है, और हमें हमारे इन्वेस्टर्स को हम डेफिनेटली ऐसा अप्रोच लेने को। बिल्कुल। तो चलिए हमने स्ट्रैटेजीज़ तो डिस्कस कर ली, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है और एक टग ऑफ वॉर मैं कहूँगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में चलता रहता है। तो वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमारे जो अभी दर्शक जो आपको अभी देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको अवॉइड करनी चाहिए स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ मार्केट? तो ये कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं जो लेट श्री आरजे ने बोला था किसी एक फोरम में, और इट स्टक टू मी, कि करेज, कन्विक्शन और पेशेंस, राइट? तो आज के जो इन्वेस्टर्स हैं, करेज डेफिनेटली है, कन्विक्शन डेफिनेटली है, कहाँ पे वो कम पड़ जाता है, वो पेशेंस में। और वही एक डिफरेंस है जो अल्ट्रा एचएनआई या मेगा वेल्थ क्रिएटर्स और नॉट सो वेल्थ क्रिएटर्स के बीच में। सो पेशेंस रखना, और स्पेशली आज के टाइम में जहां पिछले 1 साल में निफ्टी ने हार्डली 4% रिटर्न दिया है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप 2 साल 5 साल का पेशेंस दिखा सकते हैं। एंड वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज ए सेड, लास्ट 1 ईयर में निफ्टी ने 40% का रिटर्न दिया, बट 5 इयर्स एंड 10 इयर्स में आप देखेंगे निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया है, एंड 20 साल में तो 16% दिया है। एंड इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज ऑब्वियसली जो अच्छे अल्फा जनरेट करते हैं, उन्होंने ऑब्वियसली 20% से ज्यादा दिया होगा। तो बड़ा पैसा तभी बना है जब पेशेंस ऐड किया गया है ओवरऑल करेज और कन्विक्शन में। तो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल एक फ्रेमवर्क रहेगा, और या ऑल्सो मिस्टेक की जल्दी पैनिक ना करें। लास्टली एक और मैं सो कॉल्ड सजेशन देना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज एक स्टॉक 50% 60% गिर गया है तो हम उस पर लैच ऑन करें, मे नॉट बी द राइट अप्रोच। और उसी सेम टाइम में एक और थ्योरी है कि बाय एट एनी प्राइस, राइट? वो भी शायद उतना रेलेवेंट नहीं, एक समय था जहां उसका महत्व था, आज के दिन में उतना नहीं है, बिकॉज हमने देखा है कि रिसेंटली मार्केट उस वैसे स्टॉक्स को नहीं उतना वैल्यूएशन दिया है जितना एक टाइम पे था। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि आईटी स्टॉक, आईटी स्पेस पूरा बहुत काफ़ी फोकस में है, और जो नतीजे आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप आईटी स्टॉक्स कुछ की तरफ नज़र भी डालेंगे तो 50% से ज़्यादा वो लुढ़क चुके हैं अपने पीक्स, अपने जो हाईज़ हैं उनसे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो करेक्शन है ये इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है अभी, और आपको लगता है कि ये जो लेवल्स हैं जिस पर अभी पर्टिकुलर आईटी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, इन लेवल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? तो अगर हम लेवल देखें जिसमें लेट्स से निफ्टी लास्ट 1 ईयर में 4% पॉजिटिव रहा है, और निफ्टी 80 इंडेक्स -17% रहा है,
और इंडिविजुअल स्टॉक्स 20-25-30% नीचे हैं अपने रिसेंट हाई से और लास्ट 1 ईयर से, तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। बट अगर ओवरऑल कमेंट्री देखें जो भी रिसेंटली आई है लार्ज कैप आईटी जायंट्स की, व्हाट इज वेरी क्लियर कि ओवरऑल वीकनेस है। इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट्स उस स्पीड से नहीं दिए जा रहे जैसे पहले दिए जा रहे थे, मार्जिन पे भी थोड़ा प्रेशर बना हुआ है और डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग पे कई जगह होल्ड डाल दी है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका फॉलोड बाय यूरोप। तो सारी चीजों को ध्यान में रख के हमारा सजेशन और हमारा स्ट्रेटेजी इस समय ये है कि हम करेंटली अंडरवेट हैं आईटी सेक्टर में एट रिसर्च एंड रैंकिंग। ओवर अ पीरियड, ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स हम इसको इक्वल वेट होता हमें दिख रहा है, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि इंक्रीमेंटल न्यूज जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी एंड मे बी बाय द ईयर एंड, बाय द कैलेंडर एंड शायद हम उसको ओवरवेट भी देख सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ ओवरऑल द न्यूज फ्लो मूव्स, especially when it comes to the growth coming back, which was historically or has always been a high double digit. ओके, एब्सोल्युटली। और चलिए, ये बात तो हो गई आईटी सेक्टर की, पर और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं नियर टर्म के लिहाज से या ओवर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स? सो कौन से वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर आप बुलिश हैं, कौन से वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर आपको आपका बियरिश व्यू है, और कोई ऐसे इमर्जिंग थीम्स जो आपको नज़र आ रहे हो जिसमें नियर टर्म के लिहाज से अच्छा खासा जो है वो रिटर्न हमारे दर्शकों को मिल सकता है? तो तानिया, ये एक क्वेश्चन रहता है जो अक्सर ये अलॉन्ग विद द क्वेश्चन कि वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, बट इस सवाल पे यही कहना चाहेंगे कि आईटी और फार्मा ऐसे भी करेंटली 2 सेक्टर्स जहाँ पे हम अंडरवेट हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल, एफएमसीजी, कंज्यूमर केमिकल्स, वहाँ पे हम इक्वल वेट हैं एंड कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम ओवरवेट हैं, वो है फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो। अगर बात करें इमर्जिंग थीम्स की, तो इस समय एक ऐसी थीम है जहाँ पे आप उसको कॉन्ट्रा कॉल भी बोल सकते हैं, बट अगेन इट इज फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर जो 2 से 3 साल का व्यू ले सकते हैं और उस लेवल का रिस्क अब्सॉर्ब कर सकते हैं। वो रहेगा द डिजिटल स्ट्रोक न्यू एज प्लेटफॉर्म कंपनीज, जिनका जो पिछले 2-3 साल में काफी उभर के आए हैं। इसमें ट्रिगर्स यही हैं कि इंटरेस्ट रेट्स अभी ओवरऑल पीक होता नजर आ रहा है। रिसेंटली फेड का अगर हम कमेंट्री सुने, ओवरऑल G-Secs का रेट देखें तो, एंड रिसेंटली आरबीआई का स्टांस देखें तो, एंड एक स्टेज आएगा जब ये रेट्स नीचे भी जा सकते हैं एज अर्ली एज इस कैलेंडर ईयर के अंत में। उसके साथ साथ ये सारे जो प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं, इन सब ने अपना क्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन कर दिया है और ओवरऑल बैलेंस शीट को बहुत अच्छा दे आर ट्राइंग टू इंश्योर कि ज्यादा बड़े रिस्क ना ले और दे आर काफी डिस्क्लोजर्स भी दे रहे हैं। तो इन सबको अगर एक साथ जोड़े तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विद हाई रिस्क एपेटाइट ये स्पेस डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव है जो एक तरह से कॉन्ट्रा कॉल बन सकती है, बट डेफिनेटली उसका बड़ा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। ओके, न्यू एज इंटरनेट कंपनीज, उन पर भी नज़र रख सकते हैं। दैट्स द वर्ड कमिंग इन। एंड इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अरोड़ा फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आप आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसके साथ ही इस एपिसोड में इतना ही। पर आप मार्केट से जुड़ी हर खबर के लिए बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो इनके ज़रिए आप हमारे साथ अपनी स्टॉक क्वेरी, स्टॉक फीडबैक, जो भी आप फीडबैक शेयर करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। तो अभी इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।